अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ता में दो मामले सामने आए। एक मनीष गुप्ता की हत्या का मामला और दूसरा लखीमपुरी में जहां किसानों को रौंद दिया गया, कुचल दिया गया और 4 किसानों की जाए हादसा पर ही मौत हो गई है। तारीख का ऐसा वाक़या बहुत कम देखने को मिलता है। इस पूरे वाक़े पर पूरे मुल्क में गम और गुस्सा है, दुनिया भर में इस पर हंगामा हो रहा है। इसके अलावा एक और वाक़े से हम जोड़कर देख लेंगे कि असम में भी पिछले हफ्ता निहत्थे बेघर लोगों पर पुलिस ने 0 पॉइंट से फायरिंग की और 2 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। कई लोग जख्मी हो गए। इसके अलावा 800 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया। उनके घरों को सरकार ने तोड़ दिया है। इस पूरे मामले पर क्या हो रहा है? कहीं हम देख रहे हैं कि कहीं इंसाफ मिल रहा है, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। कुछ जगह पर सारे लोग बोल रहे हैं, अपोजिशन के लीडरान सामने आ रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं। कुछ जगहों पर मुलाकात करना दूर, किसी का जाना तो दूर, यहाँ तक कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। मामले एक जैसे हैं, वाक़या एक जैसा है, लेकिन इतनी सारी तफरीक क्यों पाई जाती है? शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से ही। हमारे साथ शेबा असलम फहमी साहिबा मौजूद है। मारूफ एक्टिविस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमेशा हर मुद्दे पर खुल के बातचीत करती है। शेबा असलम फहमी साहिबा, खुशामदीद मिल्लत टाइम्स में। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना ज़रूरी बनता है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में किसानों का मामला, इससे पहले मनीष गुप्ता का मामला और दूसरी तरफ असम का मामला। आपने देखा, सब लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि असम में अभी तक पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ तक कि कोई बोलने को तैयार नहीं उस मामले पर। वैसा ही मामला उत्तर प्रदेश में 2 हुआ लगातार एक हफ्ते में। इस पूरे मामले पर जो जो विक्टिम है, जिनके साथ हुआ है, उनके घर वालों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। एक तरह से इंसाफ की पहली किस्त दे दी गई है। ये फर्क क्यों है दोनों तरह के मामलों में? बहुत शुक्रिया शम्स साहब, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया इस फ़र्क पर बात करने के लिए। हमारे मुल्क की एक मारूफ राइटर हैं, उनका नाम है अरुंधति रॉय। उन्होंने अपने एक पॉलिटिकल एसे में ये बात कही थी कि भारत में लोकतंत्र सबको एक बराबर से उपलब्ध नहीं है, वो सबको एक तरह से मुहैया नहीं कराया गया है, वो ग्रेडेड फॉर्म्स में मुहैया कराया गया है। उसमें पूरी तरह से ऊंच नीच गैर बराबरी बरती गई है। और अगर आप ये बात तो उन्होंने कही, लेकिन अब मैं अपनी बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि अगर आप इस देश में अपर कास्ट, हिंदू, मेल, अर्बन इस आइडेंटिटी से आते हैं तो शायद आपको न्याय मिलेगा। अगर आप कॉरपोरेट से आते हैं तो लाजमी न्याय मिलेगा। तो यहाँ पर जो सरमायादारी है वो, जो जातिवाद है वो, जो फ़िरका परस्ती है वो, और जो जिन्स परस्ती है, वो सारा कुछ इसमें सामने आता है। कि आप ये देखिए कि पैट्रियार्की भी काम कर रही है, कास्ट सिस्टम भी काम कर रहा है, कम्युनलिज्म भी काम कर रहा है, कैपिटलिज्म भी काम कर रहा है। तो ये अब एक गिवन है। इत्तेफाक ये है कि अब शहरियों को भी ये बिल्कुल आराम से उन्होंने कबूल कर लिया है भारत में कि ये ऐसा ही होगा। और मुसलमानों के साथ तो ऐसा ही होता है, या अगर गरीब है, दलित है, आदिवासी है, तो उसके साथ न्याय का क्या मतलब है? उसके साथ न्याय का ये मतलब है कि उसकी जो आयोग बनाया गया है, वहाँ की कोई टीम जाकर के कोई जांच कर ले और वो कई साल बाद जांच की रिपोर्ट दे दे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुसलमानों के साथ ये भी नहीं होता है। जिस आसाम का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें पुलिस वालों ने, वर्दी वालों ने ही किया था। आप याद कीजिए कि असम के मुख्यमंत्री ने नौकरशाहों की महफिल में बाकायदा कहा था कि क्यों डरते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, क्यों डरते हो? और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? बहरहाल पुलिस ही तो है, पुलिस ही तो करेगी, पुलिस तो हमारी है। ये बात उन्होंने बाज़ाब्ता कही थी। और ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये वो बातें हैं जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बड़ी महफिलों में कही हैं, जिसका वीडियो बना हुआ है, आधिकारिक वीडियो बना हुआ है। तो ये बात हमारे सामने आ गई। आप अंदाजा करें वो बंद कमरों में क्या इंस्ट्रक्शंस देते होंगे अपने नौकरशाहों को, अपने सिपाहियों को। उनके भाई थे एसपी जिन्होंने ये सब करवाया। मैं वही कह रही हूँ कि उन्होंने अपने उस भाई तो थे ही वो, और लेकिन पूरी नौकरशाही को उन्होंने एड्रेस करते हुए, सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। ये उनकी ट्रेनिंग पास आउट इस तरह का कोई महफिल थी जिसमें उन्होंने बताया था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरना है, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित रहेगी। और कोर्ट क्या होता है? कोर्ट कहाँ भेजेगा? जहाँ भेजेगा वहां तो पुलिस ही देखेगी। ये बात कही थी। इसी के साथ साथ आप याद करें कि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उस आदमी ने बाज़ाब्ता ये बात कही कि लठैत तैयार करो
और जा करके किसानों पर हमला करो, और अगर जेल में रहना पड़ेगा इस हमले की वजह से, तो बड़े नेता बन के निकलोगे, यानी कि तुम्हारी टिकट विकट भी पक्की हो जाएगी। तो ये बात भी उन्होंने ऐड की कि देखो, लालच भी दिया। अगर जरा भी शर्म होती इस देश के इदारों में, तो ये आदमी यूएपीए में अंदर होता आज, जो कि वो नहीं हुआ। वो ये दोनों मुख्यमंत्री अपराध को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक सरकारी अमले से और एक गैर सरकारी अमले से, यानी कि अपनी मिलिशिया जिसे कहते हैं, खट्टर अपनी खुद की मिलिशिया तैयार करने को कह रहे हैं और एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने को कह रहे हैं किसानों के खिलाफ, जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये राष्ट्र के खिलाफ भी है, ये राज्य व्यवस्था के खिलाफ भी है, ये समाज में वैमनस्य फैलाने का भी है, और इसमें सीधे यूएपीए लगना ही चाहिए था। ये आदमी चीफ मिनिस्टर है और किसी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। शिवाजी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से गाड़ियों से कुचल दिया गया, रोक दिया गया किसानों को जा रहे थे, ये कौन सी सोच है? अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है तो एक वजह समझ में आती है कि इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों से नफरत है, आरएसएस वाली सोच है कि मुसलमानों का वजूद बर्दाश्त नहीं। वो किसान थे, उनको जिस तरीके से गाड़ियों से कुचल दिया गया और बाज़ाब्ता बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे ने सब करवाया। यही तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट उनमें गड़बड़ हो गई है कि अभी तक वो चाहते थे कि वर्सेस मुसलमान रहना चाहिए सब कुछ, लेकिन और इसीलिए हम जैसे बहुत से लोग ये बात कहते थे कि थोड़ा मुसलमान सियासी मंजरनामे से थोड़ा सा साइडलाइन हो जाए, थोड़ा मार्जिन में आ जाए, तो इस देश के जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात होगी, और वो जो असली पीड़ित हैं वो सारे, तो वो भी आकर के अपनी बात रखेंगे। देखिए, किसानी जो है इस देश का बुनियादी मुद्दा है, और किसानी वैसे ही बहुत पीड़ित थी। ऐसे में जब उनके साथ ये काश्तकारों के साथ ये कानून ला करके उनको ऐसे एसडीएम्स के हवाले किया जा रहा है, आपको सिन्हा साहब याद होंगे जिन्होंने बाज़ाब्ता, एसडीएम साहब जिन्होंने कहा था सर फोड़ने के लिए कि सर फूटना चाहिए, ठीक है, करनाल में, हरियाणा में। तो ऐसे प्रीडेटर्स के हवाले छोड़ा जा रहा है काश्तकारों को। तो अब ये मुद्दा उठ के सामने आया है। मुसलमानों का आपने की बात की कि अगर ये मुसलमान होते, देखिए फासीवाद जो आप आरएसएस का नाम ले रहे हैं, मैं इसको कह रही हूँ आरएसएस का जो मॉडल है वो है जर्मनी और इटली का फाशिज्म और नाजिज्म। फासीवाद की ये एक बुनियादी फीचर है कि वो अपने जो उसके जो दुश्मन है वो उनको आइडेंटिफाई करता है, और वो करता चला जाता है उस हद तक जब तक सब के सब या तो आज्ञाकारी बन करके उनको सलाम ना करें, हेल हिटलर ना कहें, या वो खत्म कर दिए जाएंगे। जर्मनी में यही हुआ था, सिर्फ ज्यूज नहीं मारे गए थे, ट्रेड यूनियन लीडर्स भी मारे गए थे, कम्युनिस्ट भी मारे गए थे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर आया था वो तानाशाह। और इसी तरह से आप देखें कि वो सारे लोग जो ह्यूमैनिज्म की बात कर रहे थे या नस्लवाद के खिलाफ बात कर रहे थे, वो सब मारे गए थे। तो ये बात समझने की है कि फासीवाद छोड़ता किसी को नहीं है, वो सिर्फ उनको छोड़ता है जो दिमाग के बगैर सिर्फ और सिर्फ हेल हिटलर के नाम पे एक ज़ॉम्बी की तरह किसी को मारने के जिंदा लाश की तरह काम करते हैं, वो उन्हीं को छोड़ता है। आज आप देख लीजिए जो कुछ भी हो रहा, ऐसे में भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर के ये कह रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी लोग हैं, इनको इनके मूवमेंट को खालिस्तानी में था खालिस्तान। जी हाँ, आप ये देखिए कि इन लोगों में क्या अपना जहन बचा है, ये जनमानस कैसे तैयार किया गया है। तो इस बात को यहाँ से समझिए कि फाशिज्म की यही पहचान है कि वो सिर्फ एक आइडेंटिटी के पीछे नहीं भागता है, वो संकुचित होता जाता है, अपना घेरा छोटा करता चला जाता है, छोटा करता चला जाता है। और भारत में वो सारे लक्षण मौजूद हैं जो जर्मनी में थे उस समय की 1930 और 40 की जर्मनी में थे, वो सारे लक्षण मौजूद हैं। ये सिर्फ अब मुसलमानों का मामला नहीं है, जॉन एलिया का शेर है, अब खतरे की कोई बात नहीं, अब सबको सबसे खतरा है, बार बार मुझे याद आता है। ओके शिवाजी, ये तो पूरा मामला हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें कि उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते में लगातार 2 मामला हुआ। इससे पहले मनीष गुप्ता के कत्ल का मामला, पुलिस के जरिए उसका कत्ल हुआ, और अभी ये किसानों वाला मामला, ये 2 बड़े मामले हुए। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा मामला हो गया है, अपोजिशन को बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। एक तरफ सरकार की नाकामी सामने आई, क्या आपको लगता है कि सरकार ने या योगी आदित्यनाथ ने दोनों मामले को कंट्रोल कर लिया है और अपोजिशन को ये मुद्दा बनाने का मौका उन्होंने नहीं दिया जिस तरीके से होना चाहिए था?
देखिए, आप इस बात को यहाँ से समझिए कि कंट्रोल करना आप किसे कहते हैं। उन्होंने किसान आंदोलन में अपना एक आदमी टिकैत छोड़ रखा है, जिसने एक शर्मनाक समझौता किया 24 घंटे क्या बीतने से टिकैत पहले। टिकैत किन का आदमी है? टिकैत सरकार का आदमी है। जो सरकार का आदमी सरकार की टिकैत। तरफ से बार्गेनिंग कर रहा है ना वो। आप ये देखिए, जो गुस्सा, जो रोष पूरे देश में फैल रहा था, 20 घंटे में, 24 घंटे भी नहीं गुजरे, 20 घंटे में उस आदमी ने, जिसके पास कोई अधिकार नहीं था इन लाशों का सौदा करने का, उसने फौरन सौदा कर लिया और एक शर्मनाक शर्तों पर सौदा कर लिया। तो ये आदमी जिसको किसान अपना, जो जबरदस्ती नेता बन गया, शुरुआत में ये नेता था भी नहीं, जो बाद में बन गया, तो ये तो उन्हीं बार्गेनिंग के मोडालिटीज को प्रैक्टिस करने वाला आदमी है कि जब सरकार ज्यादा परेशान हो जाएगी या आंदोलन सरकार के इस तरह के ट्रोजन हॉर्सेस के हाथ से निकलने लगेगा, तो ये सामने आएगा। आप ये बताइए कि कोई नहीं पहुंच पा रहा लखीमपुर खीरी, यही आदमी पहुंचाया गया, इसी ने जल्दी से जाकर के बातचीत इससे हो गई। मतलब किसान जो मरने वाले हैं उन लोगों से नहीं, तो बात अभी हुई मैं नहीं। बीबीसी पर एक स्टोरी देख रहा था, तो बीबीसी में स्टोरी थी कि योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरान के साथ मीटिंग के उसमें फैसला लिया कि प्रियंका को रोकना है, अखिलेश को रोकना है, सारे लोगों को रोकना है, सिर्फ राकेश टिकैत को जाने देना है। जी, तो मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि जो सरकार मरने वालों से नहीं मिली, वो जल्दी से राकेश टिकैत से मिली, और राकेश टिकैत के पास फॉर्मूला था और उसने जल्दी से समझौता कर लिया। ये इतना शर्मनाक है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो अपने आप को किसान आंदोलन का नेता मानते हैं। और उसने पूरे मुद्दे को हाईजैक किया है, शर्मनाक शर्तों पर समझौता किया है। तो ये जो वो लोग जो हमेशा हर आंदोलन में अंदर से फिट किए जाते हैं कि आप बार्गेनिंग करेंगे जब सरकार मुसीबत में आ जाएगी, और उस बार्गेनिंग में आपकी बात हम मानेंगे और आपसे हम भलमनसाहत की बात करेंगे और आप बाहर निकल के सबको समझाएंगे कि हो गया हो गया हो गया हो गया। तो ये वही हुआ है। मेरे ख्याल से जो पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं वो इस मामले को, और तराई के भी लोग इस मामले को इतनी आसानी से डोविटेल नहीं होने देंगे, उसमें पानी नहीं पड़ जाएगा। और जिस धधकती हुई वो गुस्से की आग में वो इस वक्त हैं, वो राकेश टिकैत की जो बगलगिरी है या दलाली है, वो उससे संभलेगा नहीं, ये मामला आगे बढ़ेगा। बिल्कुल आपने सही कि हम अपने नाज़रीन को यहाँ पर अपडेट कर दें कि जिस तरीके से 4 किसानों की मौत हो गई थी लखीमपुरी खीरी में, और एक हंगामा था, गम और गुस्सा था, वो सरकार के उस ऐलान के बाद थम गया। सरकार ने कहा जितने किसानों की मौत हुई 4 की, उनके खानदान वालों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, एक सरकारी जॉब दी जाएगी। उसके अलावा उनका कहना है किसानों का कि सरकार ने 8 दिनों के अंदर कार्रवाई का या गिरफ्तारी का दावा किया, और इसी के बाद किसान पीछे हटते नजर आ रहे हैं। जैसे उम्मीद थी कि वो किसान जो पिछले 10 महीना से लगातार सड़कों पर है, इस वाकये की वजह से और ज्यादा हंगामा करेंगे, एहतजाज करेंगे, पूरे भारत में सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता दिख रहा है। और इसी वजह से आवाम में मायूसी भी है, परेशानी भी है कि किसान पीछे क्यों हट गए, क्या सरकार से समझौता हो गया। जैसे शिवा साहिबा ने भी कहा कि राकेश टिकैत जो किसानों के सबसे बड़े लीडर माने जा रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के वो स्पोक पर्सन भी हैं, उन्होंने एक तरह से समझौता कर लिया, ये आरोप लग रहा है। राकेश शिवा जी, अगर राकेश टिकैत ने समझौता कर लिया है तो जो दूसरे किसान हैं, जो दूसरे लीडर्स है, वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से और मौकों पर किसानों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, इस मौके पर उनमें वो चीजें नहीं दिख रही। इवन दिल्ली में एक किसान की मौत हो गई, जिसको बाद में पता चला गोली, कहा गया गोली से मौत हुई, लेकिन बाद में रिपोर्ट आई कि नहीं, ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई। उसको लेकर के किसानों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया था। लेकिन यहाँ इतना बड़ा मामला, पूरा सबूत है, वीडियोस मौजूद है, इसके बावजूद अगर माना राकेश टिकैत बीजेपी से मिले हुए, तो दूसरे लोग क्यों पीछे हैं? देखिए, अभी तदफीन नहीं हुई है सभी की, और अभी जो जो गम और गुस्सा है वो उसके इर्द गिर्द है। सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो इलाका है, और वहाँ के जो मरने वाले लोग हैं उनकी तदफीन भी नहीं हुई है। अभी कुछ मांग में एक ये भी चल रही है कि एक जो 19 साल का नौजवान किसान गया है, वो उसका पोस्टमार्टम पंजाब के किसी, यानी कि उन लोगों ने साफ ये जाहिर किया है कि हम योगी सरकार के अस्पतालों पर भी यकीन नहीं करेंगे, उनके डॉक्टरों के चरित्र पर भी उन्हें डाउट है कि वो अपना प्रोफेशनलिज्म निभाएंगे या अपनी नौकरी बचाएंगे। तो उन्होंने ये बात कही कि हम पंजाब से कराना चाहते हैं पोस्टमार्टम, और ये बहुत बड़ा कमेंट है अविश्वास का जो उन्होंने कहा है। तो अभी तो मेरे ख्याल से आपको जो, जब तक तदफीन नहीं हो जाती है तब तक सेंटर
फोकल पॉइंट वही रहेगा। लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है, और आप इसमें देखें कि इसमें भी ज़्यादातर जो जाँ बहक होने वाले किसान हैं, वो एक ख़ास कास्ट कम्युनिटी के आइडेंटिटी से, कम्युनिटी आइडेंटिटी से आते हैं। तो उनको, उनके बीच में लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है। आपने देखा होगा वरुण गांधी, जो जिनका ननिहाल सिख परिवार है, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है और ये किया है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है, जो कि ये जो मुआवजावादी सरकार है, जिसमें चाहे वो आशीष गुप्ता की बेवा से को आप देखिए, डीएम समझा रहा है कि मुकदमा करके क्या करोगी, केस करके क्या करोगी, मैं बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूँ, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो ये मुआवजावादी लोग हैं। यही मुआवजे की बात इन्होंने कुछ दिन पहले, एक कोरोना से पहले एक शूट आउट हुआ था, लखनऊ पुलिस ने मारा था एक तिवारी करके एक बंदे को, उसकी गाड़ी में, वो अपनी गाड़ी में बैठा था, सैमसंग में काम करता था, उसकी भी विधवा को उन्होंने मुआवजा ही दिया था। तो मुआवजावादी सरकार जो है वो हर हाल में अपने वर्दीधारी गुंडों को बचाती है कानूनी कार्रवाई से, और यही तो खट्टर भी कह रहे हैं, और यही तो चीफ मिनिस्टर असम भी कह रहे हैं, और यही तो यूपी में हो रहा है। मेरा यही कहना है कि कानून नहीं बचा है। आप कुछ भी करिए, सीएम कह रहा है हम बचा लेंगे, सीएम कह रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, पुलिस ही करेगी। तो और जब अपराध हो जा रहा है, मतलब सीएम कहता है कि लठे गैंग तैयार करो, और यहाँ पर घटना घट जाती है। जो अजय मिश्रा, जो टानी जो है, वो एक हफ्ता पहले कह रहा है कि मैं गुंडा हूँ, तुम लोग मेरा बैकग्राउंड चेक करो, मैं कौन हूँ, मैं सांसद और एमएलए नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड चेक करो, और फिर वो कर गुजरता है। तो ये लोग तो कोई छुपा के नहीं कर रहे हैं, ये सामने से कर रहे हैं ना। इनको किसी भी बात की शर्म हया तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन इनको किसी भी तरह का भय नहीं है कि उनसे कोई सवाल पूछेगा। और आज नहीं तो कल हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये बात इसलिए है कि या तो उनको अब इस जनता की जरूरत नहीं है, जिस जिस जनता की इस हद तक तजलील वो कर रहे हैं, इस जनता की अब उन्हें जरूरत नहीं है, अब वो चुनाव किसी और तरह से जीतेंगे, या फिर उनको इस जनता पर ही ज्यादा भरोसा है कि अब वो जनता ही नहीं बची है, शहरी लोग नहीं बचे हैं, हमारे अंदर नागरिकता के जो एहसासात हैं वो नहीं बचे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुसलमान और भक्त और गैर भक्त बच गए हैं। तो जो उनको पता है कि हमारे पास भक्तों की इतनी तादाद है, वो इंश्योर करेंगे कि हम वापस आए। इन्हीं दोनों सूरतों में हो सकता है, या तो ईवीएम पे बहुत भरोसा है कि जनता को लात मारो हम जीत जाएंगे, या इस पर भरोसा है कि जनता को हमने मुकम्मल उसका ब्रेन वॉश करके उसको भक्त में तब्दील कर दिया है, हम जीत जाएंगे। तो ये आज नहीं तो कल हमें इस पर ही बात करनी पड़ेगी कि ये लोग कानून, संविधान, हर तरह की शर्म कैसे इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्यों इनको शर्म नहीं आ रही है। और अब तो सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है, अब हर एक को मुसलमान जैसा फील कराया जा रहा है इस देश में। मुसलमान होना क्या होता है ये उसको हर एक को कहीं ना कहीं अब एहसास कराया जा रहा है कि औकात में रहो। आपने सही कहा कि इस पर बहस की जरूरत है कि कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है कानून का, क्योंकि जब कानून का खौफ नहीं होता है तो क्राइम और जराइम और बढ़ जाते हैं। शिवा साहिबा, अपोजिशन की अगर हम बात करें, कितने बड़े बड़े मामले हुए, अपोजिशन ने इन मामलों को मुद्दा बनाने में कितनी सफलता हासिल की, या अपोजिशन को मुद्दा बनाने का सरकार ने मौका नहीं दिया, आपको क्या लगता है? जिसको हम अपोजिशन कह रहे हैं उसकी भी छुटपुट सरकारें हैं कहीं कहीं, और वो भी उसकी भी मतलब गोददप्ती है ना कि कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी। अब आप देखिए लिंचिंग के मामले में राहुल गांधी साहब कभी नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? उनको पता है राजस्थान में भी हो रही है ना। तो ये जो खीरा चोर और हीरा चोर के बीच का जो तादाद में है, जो आपसदारी है, उस वजह से ये लोग नहीं कह पाते हैं। मगर आज नहीं तो कल जनता का मूड देख करके विपक्ष को उठना तो पड़ रहा है। आप ये देखिए कि विपक्ष जो है, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो लामबंद हो रहा है। उप मुख्यमंत्री पंजाब के उठ करके वहाँ से आए, बघेल साहब वहाँ से, उधर से छत्तीसगढ़ से उठ करके आए हैं, और इधर भी आप देखें तो अंडर करंट है। तो ऐसा नहीं है कि अंडर करंट नहीं है, मगर जो स्टेट का जो कैरेक्टर है, जो राज्य का जो किरदार है नागरिक की जिंदगी में, वो मोर और लेस हर जगह एक जैसा ही हो रहा है। तो इतनी जगह बना करके रखनी पड़ती है कि कल को अगर हमारे यहाँ भी यही होगा तो हमें ये कहने का मौका मिलेगा कि देखो
योगी सरकार में भी तो ये हुआ था और खट्टर सरकार में भी तो ये हुआ था और असम में भी तो ये हुआ था। मुझे लगता है इसी की गुंजाइश बना करके रखी जा रही है। और मैं तो इसी बात से तय करती हूँ कि आज तक कभी प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को किसी मुसलमान की लिंचिंग पर आंसू बहाते मैंने नहीं देखा है। तो ये तो यही से आगे सामने की बात बात है। बढ़ाते हैं। आसाम से हमने शुरू भी किया था। असम में 0 पॉइंट से पुलिस ने फायरिंग की, 800 लोगों के घर उजाड़ दिए गए, लेकिन कोई भी बड़ा लीडर आसाम नहीं गया। ना कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर, ना प्रियंका गांधी, ना राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भी बहुत बाद में एक नॉर्मल सा ट्वीट किया। किसी भी स्टेट का कोई बड़ा लीडर नहीं गया, तक कि मुस्लिम लीडर्स ने भी कोई मिली हमदर्दी नहीं दिखाई। उसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश में हुआ। सब तरफ से बेचैनी है, हंगामा है। ये फर्क क्यों है? मामला दोनों सेम है, बल्कि वो कह अ, लीजिए वो स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन मामला वो। मुझे ये लगता है कि हालांकि ये मजबूरी की बात है क्योंकि लोगों में डर है, खौफ है। आपको पता है कप्तान सिद्दीक सिर्फ रिपोर्टिंग करने आ रहे थे और आज तक जेल में हैं। आपको पता है कि बिल्कुल 1 साल आज पूरे हो रहे हैं उनको। हाँ, आपको पता है कि अपने संविधानिक हकों की बात करते हुए उमर खालिद जेल में हैं और बेवजह हैं। तो इससे जो मैसेज गया है लोगों के बीच में कि अगर मुसलमानों का मुद्दा उठाएगा और खासकर कोई मुसलमान उठाएगा तो उसको तो नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, उसको तो मंजर आम से नापैद कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से इसका असर है। लेकिन इसमें देखिए एक कुदरत की रहमत ये है कि जब आपकी तरफ से ध्यान हटा है तो दूसरे लोगों की भी का भी टर्न आया है चक्की में पिसने का। और उसी से आपकी जो बड़ी एकता जिसको हम कह रहे थे कि विक्टिम्स की एकता, परेशान हाल समाज की एकता जो बननी चाहिए, चाहे वो महंगाई से परेशान हो, बेरोजगारी से परेशान हो, चाहे वो तशद्दुद से परेशान हो, चाहे वो सरकारी अत्याचार से परेशान हो, वो जो एकता बननी चाहिए उसके रास्ते इसी तरह तो हमवार हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, तसव्वुर कीजिए कि बाकी सब सुखी होते इस देश में सिवाय मुसलमानों के, तो कौन बात करता? लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई अब लगेगी आग तो भाई पड़ोस में आप भी हैं आएंगे तो आप तक भी पहुंचेगी। तो ये तो फितरत है ना, ये इसमें कोई कुछ रोक नहीं सकता कोई। तो ये फितरत का कानून है कि आग जब भड़कती है तो भड़कती है। तो उस वजह से ही तो ये अब हो रहा है कि वरना जिन राकेश टिकैत ने बाकायदा मोदी जी का सैनिक बन करके उनके लिए वोट इकट्ठे किए थे, ठीक है, आज उनकी पगड़ी उछाली गई तो वो रोने लगे और फिर उसके बाद उन्होंने मुस्लिम और जाट और किसान एकता की बात करी। आप उम्मीद कर सकते थे 2015 में, 16 में, 17 में कि ये राकेश टिकैत जो दंगे में पेश रहे वो साहब कहेंगे हमसे गलती हुई, भूल जाइए और अब एकता की बात करें, जाट और मुसलमान किसान एक है ना। तो हमें तो जो स्मॉल मर्सीज जो होती हैं, जो रहमतें होती हैं ना, उन पर भी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल। एक और मामला जो बहुत ज्यादा बेचैनी है कि असम को मामले के लेकर के मुसलमानों ने भी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, बहुत ज्यादा तवज्जो उस पर नहीं दी और अभी तक वो लोग किस हालत में है उस पर कोई ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। जी, मतलब जैसे हम बात करें सिखों का मसला है तो सिख कम्युनिटी खुल करके सामने आई और पैसा के जरिए से एक मुस्लिम को मुआवजा मिला, एक इंसाफ तो मिला, इंसाफ की पहली किस्त ही कह लीजिए। लेकिन असम के मामले में वो भी नहीं होता। क्या कम्युनिटी के अंदर भी कमी है कि कम्युनिटी लीडर्स खुद सामने नहीं आते हैं? और जब कम्युनिटी लीडर सामने नहीं आते तो दूसरे भी तवज्जो नहीं देते हैं। इसका मैंने एक हल्का सा जवाब आपको दिया भी कि मुसलमान खौफ ज्यादा है क्योंकि उनको पता है उनके लिए कोई नहीं खड़ा होगा और जब उनके ऊपर कानून का गैर कानूनी डंडा चलेगा तो उनकी बका के लिए या उनके हिमायत के लिए कोई सामने नहीं आएगा। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि एक सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के तौर पे भी मुसलमान कमज़ोर समुदाय है और वो जो कमज़ोरी है, हमारे पास पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? आप बताइए। हमारे जो नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे मीम अफजल साहब हो, चाहे जिनका भी नाम आपको याद आते हों, उन सब के नाम याद कर लीजिए। हम एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ ये सारे लोग सिर्फ इतनी कोशिश करते हैं कि अपनी अपनी पार्टी में इनकी जगह किसी और मुसलमान को नेता के तौर पे ना ले लिया जाए कि अब वो रिप्रेजेंट करेगा डेलीगेशंस को, है ना। उनकी तो कोशिश सिर्फ इतनी ही रहती है कि सलमान खुर्शीद साहब ये फिक्र में रहते होंगे गुलाम नबी आज़ाद आगे ना निकल जाएं। बेचारे गुलाम नबी आज़ाद की भी यही फिक्र है कि सोनिया जी की नज़रों में कहीं सलमान खुर्शीद साहब आगे ना निकल जाए। तो ये
यहाँ पर मैं हालाँकि मैं उनकी पॉलिटिक्स की कोई मद्दाह नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बात तो ओवैसी साहब ठीक ही कहते हैं, जब वो ये बात कहते हैं कि भाई ये लोग तो सिर्फ़ अपनी ही वजूद के लिए ज़िंदा रहने के लिए कोशिश करते हैं। तो जब आपके पास लीडरशिप भी नहीं है और आप पर बात करने वाला सीधे अंदर किया जाता है, तो फिर यही होगा ना। बिल्कुल। तो अब तक का जो पॉलिटिकल कल्चर है और जो सियासी तरबियत है मुसलमानों की, जो पॉलिटिकल क्लास है मुसलमानों के अंदर का, उसकी सियासी तरबियत यही है कि आपको पार्टी लाइन पर काम करना है, पार्टी लाइन पे बात करनी है। अगर अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं तो बाकी कोई कैसे बोल देगा उनकी पार्टी का? अगर राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं तो कौन बोल देगा? तो ये सिफत है, इसी तरह की तरबियत दी जाती है मुसलमान गुलदस्ते जब पार्टियों में सजाए जाते हैं। तो ये पूरा मामला है। हमारे साथ शीबा असलम फहमी साहिबा थी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मारूफ इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर भी है। इन्होंने खास तौर पर हम लोगों ने इसमें बातचीत की कि असम के मामले को किस तरह नजरअंदाज किया गया। मीडिया ने नजरअंदाज किया, दानिश्वरों ने, सियासतदानों ने, सब ने नजरअंदाज किया। कुछ लोग गए, जिसमें लेफ्ट के कुछ लीडर्स वहां गए या फिर कुछ दूसरे लोग गए। दूसरी तरफ यूपी का मामला है, जहां पूरी तवज्जो दी गई और एक तरीके से मुआवजे का बड़ा ऐलान किया गया और कहीं ना कहीं सरकार डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रही। राकेश टिकैत पर शीबा साहिबा ने सबसे बड़ा इल्जाम लगाया कि बीजेपी से वो मिल गए हैं और उन्होंने वो कुछ नहीं होने दिया जो मजलूमों के हक में होना चाहिए था। आप सबकी इस मामले में क्या राय है? शीबा असलम फहमी साहिबा के राय से, इनके विचार से आप कितना एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट हमें करेंगे कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के मिल्लत टाइम्स के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां आप हमारी खबरें पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया शीबा जी, आपने वक्त दिया, हमारे साथ आपने बातचीत की है। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।